ये पार्ट थर्ड में आज हम देख रहे हैं मैकियावेली। मैकियावेली का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं मैकियावेली युग शिशु था। एक बड़ा प्रश्न आता है मैकियावेली का 20 नंबर का, और लगभग 1 साल छोड़ के 1-2 साल से क्वेश्चन आ जाता है। तो कई बार इसमें 2 नंबर का पूछते हैं मैकियावेली युग शिशु था, तब तो केवल हमें कि इससे क्या है इसके परिभाषा में दे दी है। लेकिन यदि बड़ा प्रश्न आता है कि मैकियावेली युग शिशु था, तो इसमें हमें कुछ चीजें बतानी पड़ती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर विचारक जितने भी होते हैं उनके चिंतन पर, उनके विचारों पर, उनके देश का और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अर्थात वो जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जिन स्थितियों में रह रहे हैं, जैसे उस स्थान में घटनाएं घट रही है, उन सब का प्रभाव, उस एनवायरनमेंट का प्रभाव उनके चिंतन पर, उनके विचारों पे या उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर देखा जा सकता है। लेकिन मैकियावेली को यदि हम देखें तो मैकियावेली के चिंतन या मैकियावेली द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर पूरी तरीके से उसके युग का प्रभाव देखा जाता है, इसलिए उसको युग शिशु के नाम से कहा गया है। अर्थात चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, उसके समय का जो शिशु, एक तरीके से जो आगे चल के जो विचार परिपक्व हुए, उन विचारों का जो बीजारोपण था वो उस समय घटनाओं के आधार पे मैकियावेली के चिंतन में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कहते हैं कि मैकियावेली युग शिशु था। तो हम इस प्रश्न को बनाने के लिए, या बड़ा प्रश्न करना चाहें तो डिटेल में देनी पड़ेगी आपको, लेकिन उसको सामान्य समझने के लिए हमने इसे 2 बॉक्सेस में, आप देखिए, पहला हमने बनाया है कि तत्कालीन युग की वो कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओं ने मैकियावेली के चिंतन को प्रभावित किया, और मैकियावेली ने उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकियावेली का जिस समय जन्म हुआ उस समय मध्य युग का अंत हो रहा था और पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो पुनर्जागरण के काल में, जैसा कि आपको ध्यान में है कि पुनर्जागरण का काल वो था जिसमें अंधविश्वासों को छोड़कर धार्मिक जो अंधविश्वास उस समय कायम कर दिए गए थे, उन सबको छोड़कर उनके स्थान पर तर्क, विवेक, बौद्धिकताएं, इन चीजों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। तो मैकियावेली के जब आप चिंतन को देखेंगे, मैकियावेली का जब आप सिद्धांत देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि मैकियावेली ने उसी आधार को मानते हुए अपने अध्ययन की पद्धति में आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। ठीक है, ये आपको ध्यान में कि एक पद्धति होती है आगमनात्मक और एक होती है निगमनात्मक। तो निगमनात्मक पद्धति जो होती है वो नैतिकता और धर्म कल्पनाओं इनके ऊपर होती है, और उसका संबंध पारलौकिक जीवन से ज्यादा होता है। ईश्वरीय जो सत्ता है उससे, नैतिकताओं से उनसे ज्यादा होता है, कल्पनाओं पे वो सिद्धांत बनाए जाते हैं। लेकिन जो आगमनात्मक पद्धति होती है ये तर्क और विवेक पर आधारित होती है। इसमें तथ्यों के ऊपर बल दिया जाता है और तथ्यों को देखकर उनका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने के बाद में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो मैकियावेली ने अपने समस्त सिद्धांतों में आप देखेंगे कि कहीं भी पारलौकिक और कल्पनाओं को स्थान न देते हुए, नैतिकताओं को स्थान न देते हुए, उसने मुख्य रूप से स्थान दिया है तथ्यों को, तर्क को, विवेक को और बौद्धिकताओं को। ठीक है, तो इन आधार पर तो मैकियावेली की जो आगमनात्मक पद्धति है उसमें विशुद्ध रूप से उस समय मध्यकालीन युग जो समाप्त हो रहा था और जो पुनर्जागरण का काल आया था, उस पुनर्जागरण के प्रभाव को आप देख सकते हैं। तो ये जो आगमनात्मक पद्धति उसने अपनाई, ये उसके युग का ही प्रभाव था, पुनर्जागरण के काल का प्रभाव था। दूसरा हम देखते हैं कि मैकियावेली ने एक विचार दिया है कि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य होना चाहिए। शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का उसने समर्थन किया है। तो ये घटना भी उसने तत्कालीन समय में जो विभिन्न राज्य थे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, उसने देखा कि वो राज्य लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे, और उनकी शक्ति का जब उसने अवलोकन किया कि वो शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं, तो उसने एक ही कारण खोजा कि वो जो छोटे छोटे राज्य थे वो सारे मिलकर एक राष्ट्र का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया और वो शक्तिशाली बन गए। अब उसने इटली में देखा, तो इटली उस समय 5 राज्यों में विभक्त था और सारे राज्य आपस में झगड़ रहे थे। तो उसने ये देखा कि राष्ट्रीय राज्य होते ही इन राज्यों के आपसी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, और जब ये राज्य आपस में लड़ रहे थे तो उसका लाभ
पड़ोसी राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र थे वो उठा रहे थे, वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, उनमें उनके मध्य जो भेद था या फूट था उसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करके वो अपने हितों को पूरा कर रहे थे। कभी किसी नाम से किसी राज्य के साथ जुड़ रहे थे, कभी किसी नाम से किसी छोटा मोटा लाभ देकर वो उन राज्यों के साथ जुड़ रहे थे। तो मैकियावेली ने देखा कि उन राज्यों की आपसी फूट तत्कालीन समय में इटली की निर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई थी। तो उसने दो चीजें देखी, एक जो इटली में आपस में जो राज्य लड़ रहे थे और एक दूसरा जो उस समय इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के जो राज्य थे आपस में मिलकर किस तरीके से शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो इस घटना का प्रभाव मैकियावेली के चिंतन पे पड़ा और उसने अपने सिद्धांत में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का समर्थन किया। उसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, उस समय उसने तुरंत उसकी रचना की और प्रिंस को इस बात के लिए मार्गदर्शन दिया अपनी पुस्तक में कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का समर्थन करे, छोटे छोटे राज्य हैं उनको आपस में मिलाए। ठीक है, तो एक ये उस समय देखा। और पुनर्जागरण के काल में जो हमने अभी बताया था कि विवेकवाद का प्रभाव उसके ऊपर था, तो उसने बड़े विवेक से और भावनाओं को साइड में करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से उसने कहा कि राजा को राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय राज्य है उसका गठन करना चाहिए। ठीक है, तो जो शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का समर्थन भी उसने किया है, तो वो भी उसने तत्कालीन समय में उस समय की जो घटनाएं थी, इटली की घटनाएं और स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड की जो घटनाएं थी, उन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में, वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद में उसने उन घटनाओं का प्रभाव उसके चिंतन पर देखा जा सकता है। तो इस दृष्टि से भी उसे हम युग शिशु कह सकते हैं। अगली बात जो हम करें वो ये है कि उस समय जो धर्म का यदि हम स्वरूप देखें तो मध्य युग में आपने देखा कि मध्य युग का जो सबसे बड़ा पतन का कारण था वही उस समय धार्मिक निरंकुशताएं थी। ठीक है, एक पारलौकिक जीवन की परिकल्पनाएं उस समय वहां के धर्माधिकारियों द्वारा की गई और परलोक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हुए उन्होंने इहलोक या जो राज्य का लौकिक जीवन था उसे केवल एक साधन मात्र माना और ये चीज तय करते हुए उन्होंने धार्मिक सत्ता को राज्य सत्ता से सर्वोपरि माना। ठीक है, तो सर्वोपरि स्थान मानते हुए उन्होंने ये माना कि जैसा धर्म कहता है, जैसा पारलौकिक जीवन का कल्याण है, उसको उन्होंने मुख्य लक्ष्य बना दिया। लेकिन उन चीजों को प्रूव नहीं करके केवल भावनात्मक आधार पर वो था और उसी का आधार लेते हुए धीरे धीरे धर्माधिकारी जो थे उस समय के जो धर्मगुरु थे वो लगातार लोगों के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाने लगे और उन्होंने राज्यों के ऊपर पूरी तरीके से अपनी सत्ता काबिज कर ली और अपनी मनमानी शुरू करने लगे। आगे चलकर यही मनमानियां उन राज्यों में अव्यवस्था का कारण बनना शुरू हुई। ठीक है, तो उस समय जो धर्म के नाम पर, नैतिकता के नाम पर लोगों को एक तरीके से बंधक सा बना दिया गया कि धर्म और नैतिकता के खिलाफ यदि वो बोलते हैं तो उनका पारलौकिक जीवन है वो खराब हो जाएगा, पाप के भागी बन जाएंगे, उन्हें आगे चल के जब वो ऊपर जाएंगे तो ईश्वर के सामने उन्हें बहुत बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़ेंगे। ऐसी कई तरह की चीजें धर्मगुरु द्वारा लोगों को देकर उन्हें बिल्कुल चुप कर दिया गया। लेकिन मैकियावेली ने वो घटनाएं देखी, व्यवस्थाओं को देखा और उसका परिणाम यह निकला कि उसी समय पुनर्जागरण का काल शुरू हो चुका था। तो मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल पृथक करने की बात कही। उसका ये मानना था कि धर्म और नैतिकता है वो उनसे राजनीति है वो उच्च है। कारण उसने ये बताया कि हमारा यहाँ का लक्ष्य केवल लौकिक जीवन है, पारलौकिक जीवन को उसने बिल्कुल नकार दिया। उसने कहा कि पारलौकिक जीवन केवल व्यक्ति के लिए हो सकता है, व्यक्ति के अंतःकरण के लिए हो सकता है, लेकिन राज्य का विषय नहीं है। और यही मानते हुए उसने जो राजनीति से धर्म और नैतिकता का जो पृथक्करण किया, जो सिद्धांत दिया, वो भी उसने तत्कालीन युग की घटनाओं को देखा, पुनर्जागरण का प्रभाव देखा, विवेकवाद के वशीभूत होकर उसने धार्मिक जो अंधविश्वास थे, धार्मिक जो पाखंड थे, धर्माधिकारियों द्वारा उस समय जो की गई अव्यवस्थाएं थी, उनका खुलकर विरोध किया और राज्य को धर्म से ऊपर स्थान देते हुए राजनीति को सर्वोपरि माना और राजा को यह कहा कि वो इन दो चीजों की तरफ उसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसका मूल लक्ष्य राज्य होना चाहिए, राज्य का कल्याण होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उसने नैतिकता के नाम पे या धर्म के नाम पर उस समय जो लूट हो रही थी, उस लूट को देखते हुए, उन घटनाओं को देखते हुए
उसने अपना अगला विचार दिया, धर्म और नैतिकता को राजनीति से उसने पूरी तरीके से पृथक कर दिया। तो राजनीति को जो धर्म और नैतिकता से पृथक किया, ये जो प्रभाव था, ये उसके तत्कालीन जो धर्म का स्वरूप था, तत्कालीन जो धर्म का रूप उसके सामने आ रहा था, जो धार्मिक अवगुण उसने देखे, धर्म के नाम पे जो लूट उसने देखी, उसके आधार पे उसने ये अपना सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उसके इस सिद्धांत पर भी उसके युग की घटनाओं का पूरी तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस मामले में भी हम कह सकते हैं कि वो युग शिशु था, उसके युग का प्रभाव था। अगली जो बात करें तो मैकियावेली शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन करता है। ठीक है ना, उसका ये मानना था कि शक्तिशाली राजतंत्र होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा कारण उसने उस समय के जो राजा देखे, इंग्लैंड में जो निरंकुश राजा हुए, फ्रांस में उस समय जो निरंकुश राजा हुए, उस निरंकुश राजाओं ने जिस तरीके से अपने राज्य का विस्तार किया, जिस तरीके से शक्ति का अर्जन किया, और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो छोटे छोटे सामंत थे उनको समाप्त कर दिया। छोटे छोटे सामंत जो उस समय जो एक तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, उस विकेंद्रीकरण के कारण वो राज्य कमजोर हो रहे थे, ये लोग बीच में लूटपाट कर रहे थे, तो उसने तत्कालीन बीच की जो जितनी भी कड़ियां थी उन राजाओं ने समाप्त कर दी, उन्होंने सामंतों को समाप्त कर दिया, तथा जो प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया, और एक निरंकुश रूप धारण करते हुए अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाया। और तत्कालीन समय में फ्रांस और इंग्लैंड जैसे राज्य शक्ति के बड़े केंद्र उभर के सामने आए, और उसका मूल कारण मैकियावेली ने देखा कि वहां पर विकेंद्रीकरण के स्थान पर सत्ता का केंद्रीकरण उन राजाओं में हो चुका था। तो उसने इटली को भी उसी तरीके से शक्तिशाली बनाने का सपना देखा, और अपने सिद्धांत में उन इंग्लैंड और फ्रांस जैसे निरंकुश राजाओं को देखकर, उनके रिजल्ट देखकर, उन राज्यों की शक्ति का जो उसने आभास या शक्ति का जो उस समय जो देखा, उस शक्ति को देखकर उसने इटली के लिए भी शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया। तो शक्तिशाली राजतंत्र का जो उसने अपने सिद्धांत में समर्थन किया है, ये भी उसके काल में होने वाली जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो निरंकुश राजाओं के शासन का जो परिणाम था, उसका प्रभाव था। तो इस दृष्टि से भी मैकियावेली को युग शिशु कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये हम देख रहे हैं कि मैकियावेली के जितने भी सिद्धांत हैं, जो हमने पूर्व में देखे हैं कि मैकियावेली क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, वो सारे सिद्धांत, उन पे जो प्रभाव था, वो सारा प्रभाव उसके तत्कालीन समय घटने वाली घटनाएं थी। उन घटनाओं को उसने देखा, तथ्य उसने एकत्रित किए, उसने उनका अवलोकन किया, और उसके बाद में उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो इस दृष्टि से भी उसने माना कि इटली को एकता के सूत्र में बंधना चाहिए, और इटली को शक्तिशाली होना चाहिए। अगली जो हम बात करते हैं कि मैकियावेली का एक बहुत बड़ा चित्र आता है मानव स्वभाव के बारे में। तो मैकियावेली कहता है कि मानव स्वभाव जैसा दिखता है वैसा अंदर से होता नहीं है। व्यक्ति में, ये मैकियावेली द प्रिंस में भी कहता है कि हर व्यक्ति एक कलाकार की तरह होता है, जो अपने वास्तविक लक्ष्यों को छिपा लेता है, लेकिन मूल उसका स्वभाव है वो सबका। उसने ये देखा कि उसने उस समय 3 लोगों को विशेष रूप से देखा, वहां के धर्माधिकारियों को, अपने इर्द गिर्द जो थे, वहां के अधिकारियों को जो राज्य के अधिकारी थे, और वहां के आम नागरिक जो थे, आम जो लोग थे, और तीनों में उसने पाया कि सभी लोग थे वो स्वार्थ पे टिके हुए थे। अपने स्वार्थ के लिए वो नैतिक, अनैतिक, अनुचित कार्य किसी भी तरीके से वो कर रहे थे। सरकारी उसने अधिकारियों को देखा कि वो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने धन की प्राप्ति के लिए वो लोगों के अनुचित कार्य भी कर रहे थे। जनता थी वो एक दूसरे को धोखा दे रही थी, स्वार्थ के वशीभूत थी। और उसने दूसरे राज्यों में देखा कि शक्तिशाली जब राजा हुए तो उन्होंने लोगों को जब पनिशमेंट देना शुरू किया, तो उसने माना कि सजा के भय से, दंड के भय से लोगों में धीरे धीरे डिसिप्लिन आना शुरू हो गया, और लोग आदेश की पालना करना शुरू कर दिया। तो उसने ये निश्चित रूप से माना कि व्यक्ति प्रेम के स्थान पर भय से ज्यादा संचालित होता है, भय का ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए उसने माना कि मानव स्वभाव में प्रेम के स्थान पर राजा को ऐसा शासन करना चाहिए कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहिए। उसका ये मानना था कि मूल स्वभाव है, जब व्यक्ति को कुछ खोने का भय होगा, दंड का भय होगा, उस स्थिति में व्यक्ति डिसिप्लिन में भी रहेगा, आदेशों की पालना करेगा और कानूनों की कठोरता से पालना करेगा। जबकि यदि केवल प्रेम से वो सारी चीज करवाने की कोशिश करेंगे, तो ये कह रहा है कि लोग हैं वो कानूनों की अवहेलना शुरू कर देंगे, अनुशासनहीनता की स्थिति आ जाएगी। तो ये उसने तत्कालीन समय में
लोगों के जो आचरण देखे अपने इर्द गिर्द, और उसने दूसरे राज्यों में जो एकदम से लोगों में जो अनुशासन आया, एकता आई, देशभक्ति आई, उसके पीछे जो कारण देखा, तो उसने ये देखा कि लोग भय से आक्रांत होकर धीरे धीरे उन लोगों ने अनुशासन को अपनाया, एकता के सूत्र में बंधने लगे। तो उसने ये माना कि मनुष्य का जो मानव का स्वभाव है वो स्वार्थी अधिक है, वो नैतिक आचरण कम करता है अपनी मर्जी से, लेकिन ये कहता है कि यदि उनके ऊपर भय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति संचालित होते हैं। तो एक तरीके से उसने जो मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है, जिसका हम अलग से पूरा एक प्रश्न देखेंगे, मैकियावेली के मानव स्वभाव पर विचार, उसमें तो बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। तो जो मानव स्वभाव का जो उसने चित्रण किया है, वो मानव स्वभाव का चित्रण उसने अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं और उन लोगों से प्रभावित होकर, उन लोगों को जब उसने वास्तव में देखा, उनके द्वारा जो कृत्य किए गए थे, उन कृत्यों को देखकर उसने मानव स्वभाव का चित्रण, मूल जो चित्रण है वो किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव स्वभाव का जो उसका सिद्धांत है वो भी उसके तत्कालीन समय में लोगों के आचरण को देखकर उसने बिल्कुल जो यथार्थ स्थिति थी वो रखी। ठीक है, तो इस आधार पर उसने शासक को एडवाइस दी है, मार्गदर्शन दिया है कि लोगों में ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के आधार पर उसे इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। तो ये जो उसका सिद्धांत है, ये भी उसके नीति का प्रभाव देखा जा सकता है। अगली जो हम बात करें तो एक उसने इहलौकिक जीवन और कर्मवाद पर बल दिया। ठीक है, उस समय उसने देखा कि जो धार्मिक गुरु थे वो भाग्यवाद के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। धर्म और भाग्यवाद के नाम पर एक बहुत बड़ी लूट उस समय शुरू हो रही थी। उसने मैकियावेली कहता है कि हर व्यक्ति है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है और उसे अपने कर्मों पर विश्वास करने की आवश्यकता है, न कि पारलौकिक जीवन जैसा कि वो धार्मिक गुरु बताते हैं। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी कल्पनाएं हैं। इसलिए व्यक्ति को केवल अपने कर्म पे विश्वास रखना है, उन्हें विकास के लिए रात दिन कर्म करना है। और व्यक्तियों को एक तरीके से उसने जो राज्य नीति के नाम पर, राजनीति के नाम पर उसने राजाओं को, शासकों को, लोगों को धर्म से मुक्त करवाने की बात अपने सिद्धांत में जो कही है, वो तत्कालीन समय में धर्म के नाम पर, भाग्य के नाम पर जो लूट हो रही थी, उसका आधार ये घटना थी। ठीक है ना। तो जो इहलौकिक जीवन को उसने अपने सिद्धांतों में तवज्जो दी है। बार बार देखते हैं कि उसने माना है कि जो हम यहाँ रह रहे हैं यही सत्य है, पारलौकिक जीवन है ये कल्पनाएं हैं, और यदि हैं तो भी वो कह रहा है कि व्यक्ति का अंतःकरण का मामला है। नैतिकता, धर्मी व्यक्ति के नैतिकता, ये अंतःकरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनके आधार पर राज्य का नाम लेकर लूट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने तत्कालीन समय में जितनी भी घटनाएं देखी, उन्हीं घटनाओं के आधार पर उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। अतः इस दृष्टि से मैकियावेली एक वास्तविक रूप में युग शिशु कहा जाता। ठीक है।